नमस्कार दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक जन्म 23 जुलाई 1856 रत्नागिरी महाराष्ट्र। स्वर्गवास 1 अगस्त 1920 मुंबई। विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उग्र राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में सहायता की। उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना सन 1914 में की और इसके अध्यक्ष रहे तथा सन 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसमें आज़ादी के लिए संघर्ष में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रावधान था। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक था। तिलक का जन्म एक संस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे और फिर पूना तथा उसके बाद थाने में सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक हो गए थे। वे अपने समय के अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक थे। उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें लिखी जो प्रकाशित हुई। तथापि वे अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। लोकमान्य तिलक के पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक का सन 1872 में निधन हो गया। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वे डेक्कन कॉलेज में भर्ती हो गए। फिर उन्होंने सन 1876 में बीए ऑनर्स की परीक्षा वहीं से पास की। सन 1879 में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से एलएलबी की परीक्षा पास की और कानून की पढ़ाई करते समय उन्होंने अगरकर से दोस्ती कर ली, जो बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए। दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातें गुजारी कि वे देशवासियों की सेवा को कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं। अतः उन्होंने संकल्प किया कि वे कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे तथा नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। उनके साथी छात्र इन आदर्शवादी बातों पर उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन इन उपहासों या बाहरी कठिनाइयों का कोई असर उन दोनों उत्साही युवकों पर नहीं हुआ। दोस्तों, इनका सार्वजनिक सेवा इस प्रकार रहा। तिलक जी ने स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी। इसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरी उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े, इसीलिए नहीं कि वे समाज सुधार के सिद्धांतों के विरोध थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे। सहमति की आयु का विधेयक, चाहे इसके उद्देश्य कितने ही प्रशंसनीय क्यों ना रहा हो, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप से सुधार लाने का प्रयास था। अतः समाज सुधार के
कुछ कट्टर समर्थक इसके विरुद्ध थे। इस विषय में तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों, कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बंट गया। दोनों के बीच की खाई नए मतभेद एवं नए झगड़े के कारण बढ़ती गई। इसके बाद उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा के माध्यम से लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया। इन समाचार पत्रों के जरिए ब्रिटिश शासन तथा उदार राष्ट्रवादी की जो पश्चिमी तर्ज पर सामाजिक सुधारों एवं संवैधानिक तरीके से राजनीतिक सुधारों का पक्ष लेते थे, कट्टू आलोचना के लिए वे विख्यात हो गए। उनका मानना था कि सामाजिक सुधार में जनशक्ति खर्च करने से वे स्वाधीनता के राजनीतिक संघर्ष में पूरी तरह नहीं लग पाएगी। उन पत्रों ने देसी पत्रकारिता के क्षेत्र में शीघ्र ही अपना विशेष स्थान बना लिया। विष्णु शास्त्री चिपलूकर ने इस दोनों समाचार पत्रों के लिए 2 मुद्रणालय भी स्थापित किया। छपाई के लिए आर्यभूषण और ललित कला को प्रोत्साहन देने के वास्ते चित्रशाला दी गई। इन गतिविधियों में कुछ समय के लिए 5 व्यक्ति पूरी तरह व्यस्त हो गए। उन्होंने इन कार्यों को आगे बढ़ाया। न्यू इंग्लिश स्कूल ने शीघ्र ही स्कूलों में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। मराठा और केसरी भी डेक्कन की प्रमुख समाचार पत्र बन गए। देश प्रेमियों के इस दल की शीघ्र ही अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना पड़ा। केसरी और मराठा में प्रकाशित कुछ लेख में कोल्हापुर के तत्कालीन महाराजा शिवाजी राव के साथ किए गए व्यवहार की कठोर आलोचना की गई थी। राज्य के तत्कालीन प्रशासक श्री M.W. बर्वे ने इस पर मराठा और केसरी के संपादक के रूप में क्रमशः तिलक और श्री अगरकर के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा चलाया। कुछ समय बाद इन लोगों की कठिनाइयां और बढ़ गई, क्योंकि जब यह मामला विचाराधीन था तभी श्री बी के चिपलूनकर का देहांत हो गया। उसके बाद तिलक और अगरकर को दोषी पाया गया। उन्हें 4 महीने की साधारण कैद की सजा सुनाई दी गई। दोस्तों, नरम दल के लिए तिलक के विचार इस प्रकार रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के लिए तिलक के विचार जरा ज्यादा ही उग्र थे। नरम दल के लोग छोटे सुधारों के लिए सरकार के पास वफादार प्रतिनिधिमंडल भेजने में विश्वास रखते थे। तिलक का दल स्वराज था, छोटे मोटे सुधार नहीं, और उन्हें कांग्रेस की अपनी उग्र विचारों की स्वीकार करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। इस मामले पर सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल के साथ उनका संघर्ष भी हुआ। राष्ट्रवादी शक्तियों में फूट का लाभ उठाकर सरकार ने तिलक पर राजद्रोह और आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई और मंडले बर्मा वर्तमान म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया। मंडले जेल में तिलक ने अपने महान कृति भगवद गीता रहस्य का लेखन शुरू किया, जो हिंदुओं के सबसे पवित्र पुस्तक का मूल टीका है। तिलक ने भगवद गीता के इस रूढ़िवादी सार को खारिज कर दिया कि यह पुस्तक संन्यास की शिक्षा देती है। उनके अनुसार इसके मानवता के प्रति निस्वार्थ सेवा का संदेश मिलता है। दोस्तों, तिलक अपना सारा समय
हल्के फुल्के लेखन में लगाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अब अपने खाली समय का उपयोग किसी अच्छे कार्य में लगाने का संकल्प लेकर उसे अपना प्रिय पुस्तक भगवद गीता और ऋग्वेद के पठन पाठन में लगाया। वेदों के काल निर्धारण से संबोधित अपने अनुसंधान के परिणाम स्वरूप उन्होंने वेदों की प्राचीनता पर एक निबंध लिखा, जो गणित ज्योतिषीय अवलोकन के प्रमाणों पर आधारित था। उन्होंने इस निबंध का सारांश इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट के पास भेजा, जो सन 1892 में लंदन में हुई। अगले वर्ष उन्होंने इस पूरे निबंध को पुस्तकागार में दी ओरियन या दी रिसर्च इंस्टीट्यूट द एंटीक्विटी ऑफ द वेदास शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया। उन्होंने इस पुस्तक में ओरियन की ग्रीक परंपरा और नक्षत्रपुंज की संस्कृत अर्थ अग्रहायन या अग्रहायन के बीच संबंध को ढूंढा है, क्योंकि अग्रहायन शब्द का अर्थ वर्ष का प्रारंभ है। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ऋग्वेद के सभी स्रोत जिनमें इस शब्द का संदर्भ है या इसके साथ जो भी विभिन्न परंपराएं जुड़ी थी की रचना ग्रीक लोगों के हिंदुओं से पृथक होने से पूर्व की गई होगी। ये वो समय रहा होगा जब वर्ष का प्रारंभ सूर्य के ओरियन या मृगशिरा नक्षत्रपुंज में रहते समय अर्थात ईसा में 4000 वर्ष पहले हुआ होगा। इस पुस्तक की प्रशंसा यूरोप और अमेरिका विद्वानों ने की। अब यह कहा जा सकता है कि तिलक के निष्कर्षों को लगभग सभी ने स्वीकार किया। उनके पाश्चात्यविद जैसे कि मैक्समुलर, वेबर, जेकोबी और विटने ने लेखक की विद्वता और मौलिकता को स्वीकार किया है। पुस्तक के प्रकाशन के बाद तिलक ने कुछ समय तक प्रोफेसर मैक्समुलर और वेबर के साथ पुस्तक में उठाए गए कुछ भाषा विज्ञानीय प्रश्नों पर दोस्ताना पत्र व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि इस विषय के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है। सन 1919 में कांग्रेस की अमृतसर बैठक में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटने के समय तक तिलक इतने नरम हो गए थे कि उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के जरिए स्थापित लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के बहिष्कार की गांधी की नीति का विरोध नहीं किया। इसके बजाय तिलक ने क्षेत्रीय सरकारों में कुछ हद तक भारतीयों की भागीदारी की शुरुआत करने वाले सुधारों को लागू करने के लिए प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे उनके प्रत्युत्पूर्ण सहयोग की नीति का पालन करें। लेकिन नए सुधारों को निर्णायक दिशा देने से पहले ही 1 अगस्त सन 1920 में बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी। तो दोस्तों, ये था इनका जीवन से जुड़े कुछ बातें। आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता, नमस्कार।